गुड इवनिंग, बैठिए। थैंक यू सर। कंफर्टेबल हैं आप? यस सर। शुरू करें हम लोग बातचीत? यस सर। ठीक है, कुछ बताइए अपने बारे में। मैं अररिया जिला से बिलोंग करती हूँ। मेरी स्कूलिंग जवाहर नवोदय विद्यालय अररिया से हुई है। मैंने ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस में पूरा किया है और मैंने जीविका में कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के तौर पे 1 साल काम किया 2020 से 2021 तक। और मुझे बैडमिंटन खेलना अच्छा लगता है। वर्तमान समय में मैं बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। अनुप्रिया, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है और पॉलिटिकल साइंस भी आपने पढ़ा है ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी। आप मुझे ये बताइए कि एक पॉलिटिकल लीडर, वुमेन पॉलिटिकल लीडर, मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट, ऑफ अ कंट्री, if there's a woman prime minister as compared to a man prime minister, a male prime minister, इंटरनेशनल रिलेशंस में किस तरीके से चेंज देखने को मिलता है इफ द हेड ऑफ द स्टेट इज अ वुमन? सर, चूंकि मैं पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट हूँ तो मुझे जहाँ तक मालूम है कि इंटरनेशनल रिलेशन नेशनल इंटरेस्ट पर बेस्ड होता है। चाहे वो वुमेन लीडर हो हेड या मेल हो हेड हो, तो वो नेशनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। लेकिन अनुप्रिया, एक मतलब वुमेन अगर हेड ऑफ द स्टेट है तो क्या आपको नहीं लगता कि उसमें जो क्वालिटीज, इनहेरेंट क्वालिटीज है एक वुमेन में, वो क्वालिटीज इंटरनेशनल रिलेशंस में भी हमें देखने को मिलता है? जी सर, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। वो सारी चीजें होंगी लेकिन नेशनल इंटरेस्ट पहले आएगा। कुछ चेंज, वही चेंज आपको नजर आता है? We had a woman prime minister and the other prime ministers are also there as a student of international relations. माफी चाहूंगी सर। अच्छा, कोई एडवांटेज होता है कहीं पे, कोई किसी चीज को, इंटरनेशनल रिलेशंस के इश्यूज को समझने में? क्योंकि वुमेन में एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है, उसमें मातृत्व की भावना, ममता और इमोशंस ये होती है। तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल रिलेशन में जैसे नेशनल इंटरेस्ट को कभी भी कॉम्पनसेट नहीं किया जाता है। अगर एक लेडी हेड होती हैं तो शायद वो एक कॉर्नर सॉफ्ट रखेंगी कि जो भी एग्रेसिव टाइप के अगर कोई एक्शंस हो रहे हैं कहीं पे, तो पहले वो उसको सॉफ्टली सॉल्यूशन करना चाहें। वैसे तो सारे लीडर यही चाहते हैं कि सॉफ्ट कॉर्नर पहले टॉक किया जाए उसको सॉल्यूशन करने के लिए। अच्छा, आपके हिसाब से इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता है? सॉरी सर, मुझे लगता है कि नेशनल इंटरेस्ट के आगे कुछ नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो ठीक है। अभी जैसे पार्लियामेंट में वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स बढ़ाने का बात कर रहे हैं, एक्ट भी हम लाए हैं, तो इससे क्या फ़ायदा होगा? अब इंटरनेशनल रिलेशंस में तो आपने बोला कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता नहीं है क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट को ही प्रोटेक्ट करना होता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल, है ना? नेशनल पॉलिसीज़ में क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलेगा अगर वुमेन का रिप्रेजेंटेटिव्स बढ़ जाता है तो? इसमें तो सर कई सारे प्रॉफिट हैं। जैसे इंडिया में वुमेन की पॉपुलेशन जो है वो अप्रोक्स 50% के आसपास है। तो उसके अनुसार जो है 15% के अप्रोक्स में वुमेन लीडर का रिप्रेजेंटेशन है, तो उसमें बढ़ोतरी होगी। इससे नेशनल पॉलिसीज में क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे? वुमेन ओरिएंटेड स्कीम्स गवर्नमेंट ला रही है, लेकिन अगर महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होगी तो हम महिलाओं के मुद्दे को और बेहतर से उठा पाएंगे। नहीं, ये कैसे होगा? जैसे अभी जेंडर बजटिंग की हम लोग बात करते हैं, है ना, मतलब अपार्ट फ्रॉम इंक्रीजिंग द एलोकेशन इन बजट, और किस टाइप का चेंजेस हम लोग देख सकते हैं? या मान लीजिए कोई एग्जिस्टिंग कोई स्कीम ले लीजिए, आप कोई भी एक गवर्नमेंट का स्कीम ले लीजिए, आप मान लो यही वाला स्कीम अगर न्यू सेटअप को अगर हम देंगे जहाँ पे वुमेन का रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा है, तो उसी स्कीम के थ्रू आप बताइए कि क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलेगा। कोई एक स्कीम आप बताइए जो अभी एग्जिस्टिंग स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। जैसे सर, अगर सैनिटरी नैपकिन के लिए अगर कोई स्कीम चल रही है, अभी है, अभी जैसे बिहार गवर्नमेंट में कुछ
मैं सर श्योर तो नहीं हूँ, हम्म। अगर आप परमिशन देंगे तो मैं उसको बोलूंगी। अच्छा ठीक है, बोलिए। जैसे 300 अराउंड के आसपास पैसे जो है शायद मिलते हैं लड़कियों को, या ताकि वो सैनिटरी नैपकिन परचेज कर सके। ठीक है, ये तो एग्जिस्टिंग है, मान लेते हैं, ये मान लीजिए ये है। अब वुमेन के रिप्रेजेंटेशंस बढ़ने से इसमें क्या चेंजेस आएंगे? क्योंकि वुमेन रिलेटेड इशू है तो बेहतरी से वो समझ पाएगी। और क्योंकि हमारे समाज में अभी नहीं, भी मुझे महिलाएं, चेंज बताइए एग्जिस्टिंग कि ये तो है, अब इसमें क्या चेंज आ सकता है? हाँ, महिलाएं जैसे अपने मुद्दों को इन सब चीजों में शर्म करती है, लज्जा मानती है, तो वुमेन रिप्रेजेंटेटिव होंगी तो उनको बेहतर तरीके से ये समझ पाएंगी, तो अच्छा मतलब उसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा। उसको इम्प्लीमेंटेशन में जो चीजें आ रही है, चैलेंजेस आ रहे हैं, बहुत सारे लोग इम्प्लीमेंटेशन तो मिनिस्टर्स लोग करते नहीं है। आप मुझे बताइए कि वुमेन रिप्रेजेंटेशन बढ़ने से इस होल स्कीम जो बनाया गया है, जो भी आपने बोला, उसमें क्या फर्दर चेंजेस देखने को मिलेंगे? जैसे सर कुछ लू फॉल्स होते हैं स्कीम में, क्योंकि स्कीम्स तो हमेशा बेहतर होती है, लेकिन उसका मुझे एग्जैक्ट बताइए इस स्कीम का क्या चेंजेस आ सकते हैं? सॉरी सर। अच्छा, और कुछ सोच पा रही हैं आप? अभी तो फिलहाल नहीं। अच्छा, इस रिप्रेजेंटेशन का कुछ साइड इफेक्ट्स भी है क्या, नेगेटिव? कि जो वुमेन्स रिजर्वेशन बिल जो है, इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट क्या ये देखने को मिलेगा, कोई नेगेटिव इफेक्ट आने वाले समय में? सर अभी तो मैं जितना सोच पा रही हूँ, मुझे नेगेटिव इम्पैक्ट के बारे में अभी लगा नहीं, लेकिन सारे पॉजिटिव इफेक्ट लग रहे हैं कि काफी आगे इस जो डिसीजन हुआ है इसका मतलब हिस्टोरिकल। अगर हम ऐसे देखें अनुप्रिया की, इसके वजह से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा एट होम, एट सोसाइटी, क्योंकि जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है आपका, तो वुमेन को जबरदस्ती स्पेस देना ही पड़ेगा क्योंकि एक्ट बन गया है। तो ऑलरेडी वुमेन को मतलब सोसाइटल जो एटीट्यूड है मेल डोमिनेशन होने के कारण, वो ये है कि रिसोर्सेस को देना नहीं है, अपने अपने पास कब्जा करके रखना है। तो अगर ज़बरदस्ती इनसे छीन लिया जाएगा तो एट्रोसिटीज अगेंस्ट वुमेन, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन और बढ़ेगा इन सोसाइटी। और ये हमें देखने को मिलता ही है कि कंपटीशन जहाँ पे होता है वहाँ पे तो दोनों सेगमेंट्स में कॉन्फ्लिक्ट होता ही है। सर अगर कंपटीशन है तो ग्रोथ भी अच्छा होता है, तो ग्रोथ अच्छा होगा, इसमें कंपटीशन रहेगा तो महिलाएं जागरूक रहेगी और अपने पोस्ट को पाने के लिए मेहनत करेंगी। और जहाँ तक हमारी सोसाइटी की बात है तो पंचायती राज हो, तो इन सब चीजों में पहले से रिजर्वेशन महिलाओं को मिला हो, फायदा तो हुआ नहीं, सोसाइटी फायदा तो हुआ नहीं, सरपंच पति फायदा हो गया बीच में, तो कुछ ऐसा ही होगा पार्लियामेंट में भी कि वो लोग बैठ ही रहेंगी और ज़्यादातर डिसीजंस वही मेल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी वही डिसाइड करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं। सर इस तरह की चुनौतियां तो है, लेकिन पूरी की पूरी रिप्रेजेंटेशन में हम इस तरह का ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि सारे मुखिया पति या इस तरह के पति ही लीड करते हैं। अभी हमारे पास कई सारे उदाहरण हैं जो महिलाओं को एम्पावर। थैंक यू सर। अनुप्रिया, शासक के बारे में कि शासक कैसा होना चाहिए, विभिन्न थिंकर्स हैं, पॉलिटिकल थिंकर्स, सबसे बेहतर कॉन्सेप्ट किसका लगता है? एरिस्टोटल। क्या? जैसे कि वो हमारे फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस हैं। वो क्या है मुझे नहीं, मैं उनके सीधे उस पे आ जाऊँ। उन्होंने विधि के शासन को सपोर्ट किया है, रूल ऑफ लॉ। शासक कैसा होना चाहिए? मेरा सवाल है कि राजा कैसा होना चाहिए, प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए? उन्होंने किसको पसंद है, कौन पसंद है आपको इस पूरे सिलसिले में? इस मामले में कौन, किसका थॉट प्रोसेस सबसे बेहतर लगता है? एरिस्टोटल। क्या? उन्होंने नैतिकता और रूल ऑफ लॉ जिसका पालन राजा को करना चाहिए। राजा के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, राजा क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? उसमें नैतिक गुण होने के साथ साथ स्टेट क्राफ्ट के भी गुण होने चाहिए। उन्होंने इन दोनों पार्ट पे बल दिया है। लॉक का शासक नहीं पसंद है आपको? बिल्कुल पसंद है सर। अरस्तू से बेहतर नहीं है? बिल्कुल है। तो फिर लॉक का क्यों नहीं नाम लिया? सर चूंकि मैं दोनों को पढ़ी हूँ, तो लॉक ने जहाँ तक
कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पे बेस अपनी थॉट्स दिए हैं। और एरिस्टोटल ने कई स्टेट के कई सारे पार्टों के बारे में अपनी थ्योरी दी है, जैसे स्टेट के बारे में, आइडियल स्टेट, जस्टिस, रेवोल्यूशन। तो इसलिए ऑल ओवर उनके थॉट्स के आधार पर मैं एरिस्टोटल को पसंद करती हूँ। लेकिन आपकी बात तो मुझे समझ में नहीं आई। लॉक भी यही बातें करते हैं, दूसरे रूप में करते हैं। फिर मैं सर एरिस्टोटल को पसंद करती हूँ। ठीक है। कौटिल्य ने क्यों कहा कि राजा को हर हाल में जनता का हित ध्यान में रखना चाहिए? क्योंकि वो जनता के ही हितों के लिए काम कर रहा है, तो इसलिए पहले सर्वोपरि जनता ही होनी चाहिए। कुछ वजह तो होगी कहने की, 2-3 पॉइंट बताइए कि उसने क्यों कहा। कौटिल्य ये क्यों कहते हैं कि राजा को हर हाल में जनता के हितों के संदर्भ में ही काम करना चाहिए? ताकि राजा अपने जो उद्देश्य है उससे विलग ना हो जाए और राजशाही में कहीं ना कहीं वो अराजकता की स्थिति ना पैदा हो जाए। राजशाही में अराजकता की स्थिति मतलब? राजा अपने मन की ना करने लगे। यही लग रहा है आपको? उनको बंधन में बांध। पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट होने के चलते के नाते आपका यही जवाब होना चाहिए कौटिल्य के संदर्भ में या अरस्तु के भी संदर्भ में? सोचिए, फिर से दे दीजिए एक बार जवाब ठीक से सोच के। चलिए छोड़िए, बैडमिंटन में आते हैं। बैडमिंटन की सबसे बड़ी परेशानियां क्या है? जब आप बैडमिंटन खेलते हैं तो सबसे बड़ी परेशानी क्या है इस खेल में? स्टैमिना स्ट्रांग होना चाहिए। मैं परेशानी की बात कर रहा हूँ, खूबी की बात नहीं कर रहा। परेशानी जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की कुछ समस्याएं हैं। आप बैडमिंटन खेल रही हैं तो आप उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर देखती हैं। खेलने वाले तो कहीं भी खेलना शुरू कर देते हैं। परेशानी कहाँ आती है? सर स्टैमिना भी एक वीकनेस है। हवा खूब तेज बह रही हो, स्टेमिना हो आपके पास, तो आप बैडमिंटन खेल लेंगे? नहीं। फिर रोशनी ना हो, स्टेमिना हो आपके पास, तो बैडमिंटन खेल लेंगे? नहीं। मैंने क्या पूछा था आपसे? कि बैडमिंटन में एक परेशानी क्या है? परेशानी अब इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे अभी भी? सॉरी सर, मैं आपकी बातों को नहीं समझ पा रही हूँ। नहीं समझ पाए, चलिए छोड़िए। एक बात कही जाती है कि जो लोग बैडमिंटन अच्छा खेलते हैं वो तुरंत निर्णय लेते हैं। ये माना जा सकता है? जी सर, माना जा सकता है। क्यों? बैडमिंटन में जो थ्रो होता है, शटल आने का जो ड्यूरेशन होता है वो बहुत ही शॉर्ट पीरियड में होता है, तो तुरंत उसको भापना भी पड़ता है कि आप अगला शॉट क्या होना चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि जो शटल आ रही होती है, शटल कॉक, वो बॉर्डर लाइन से बाहर भी गिर रही होती है, तो हमें उसको पता करना होता है कि क्या ये बॉर्डर लाइन के अंदर है या क्या इसे छोड़ देना चाहिए। तो इस तरह के कई मोमेंट्स आते हैं इसमें। बैडमिंटन खेलने की सबसे अच्छी बातें क्या है? जैसे कि इसमें फिटनेस एक पॉजिटिव पॉइंट है। बिल्कुल। और अनुशासन तो सभी खेलों में होता है, फिटनेस भी सभी खेलों में होता है। खैर, और बताइए। ठीक है, अनुशासन और ये मनोरंजन का अच्छा साधन है। और इसके लिए छोटे से एरिया में भी ये स्पोर्ट्स खेला जा सकता है और किफायती भी है। और एज ग्रुप के हिसाब से देखें तो कई तरह के लोग खेल सकते हैं इसको। और कंसंट्रेशन, जैसा कि आपने सर बताया। और तकनीक का कोई योगदान नहीं है? यस सर, टेक्नोलॉजी है। तकनीक का योगदान है कि नहीं है? अब जो बैडमिंटन की खेलने की प्रोसेस है उसको लोक सेवा के क्षेत्र में लागू करिए। कोई समस्या है जो आपको लगती होगी, बिहार की जो भी बड़ी समस्या है, उसको कैसे हम बैडमिंटन खेल के दूर कर सकते हैं?
जो बैडमिंटन खेलने की पूरी प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को उसमें लागू करिए। जैसे सर ये मनोरंजन का अच्छा साधन है, तो अगर मेरी पोस्टिंग अगर ब्लॉक लेवल पे होती है नहीं, आप बैडमिंटन खिलाना वहाँ बच्चों को हाँ। शुरू करेंगे लोगों से, मैं ये नहीं कह रहा। बैडमिंटन की जो खूबियां हैं उन खूबियों का इस्तेमाल लोक सेवा के क्षेत्र में कैसे किया जा सकता है। मैंने आपसे कहा कि कोई भी एक समस्या जो आपको लगती है, बिहार की सबसे बड़ी समस्या आपको क्या लगती है? जैसे वाटर मैनेजमेंट की। चलिए वाटर मैनेजमेंट की समस्या, यानी बाढ़ के बारे में कह रही हैं। बाढ़ सबसे बड़ी समस्या लगती है आपको बिहार की। वो बैडमिंटन की खूबियों का इस्तेमाल बाढ़ से निपटने में कैसे किया जा सकता है? जैसे क्विक डिसीजन लेने के लिए कंसंट्रेशन की जरूरत होती है, तो इस खूबी को हम बाढ़ आने के समय में हम लोग यूज कर सकते हैं। क्या डिसीजन लेंगे? भागने का? बाढ़ आई और भागे? मैनेजमेंट के लिए। क्विक डिसीजन? हाँ, मैनेजमेंट के लिए। हाँ, तो भागना भी तो एक मैनेजमेंट का हिस्सा है कि नहीं है? फिर कैसे लेंगे आप बताइए? उस पूरे प्रोसेस को समझिए और वहां पे जैसे अचानक से कभी कभी ऐसा होता है कि बांध टूटने से अचानक से फ्लड आ जाता है, तो उस समय क्विक डिसीजन लेना पड़ेगा कि किस तरह से हम उसको मैनेज करें, कैसे अपने सीनियर्स को बताएं और एट ए टाइम किस तरह से हम उसके रिहेबिलिटेशन की व्यवस्था करें। तो क्विक हमें कई सारे डिसीजंस लेने पड़ेंगे, इसके लिए कंसंट्रेशन और प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए, तो एक ये प्रॉफिट हो सकता है। आपने कई बार नेशनल इंटरेस्ट का यूज किया है, ये नेशनल इंटरेस्ट होता क्या है? नेशनल इंटरेस्ट को साधारण रूप से हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं सर कि कोई देश दूसरे देश या एक से अधिक देशों के साथ जो संबंध बनाता है, तो उसके लिए जो इंटरेस्ट होते हैं उसके, जिससे कि वो अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर सके, तो वो नेशनल इंटरेस्ट में आता है। जैसे तो अब ये क्वेश्चन उठता है कि इंटरेस्ट क्या है? यस सर, क्या है देश का इंटरेस्ट क्या होगा? वही नेशनल इंटरेस्ट होगा, बट वो इंटरेस्ट है क्या? जैसे इंटरेस्ट में आर्थिक इंटरेस्ट भी होते हैं, सिक्योरिटी पर्पज से भी इंटरेस्ट होते हैं, और कल्चरल, इस तरह के कई सारे इंटरेस्ट होते हैं। अच्छा, तो जैसे बांग्लादेश के साथ हम तीस्ता वाटर एग्रीमेंट साइन करते करते रह गए थे, इसमें जब हमने नहीं किया इस एग्रीमेंट को साइन, तो अपना कौन सा नेशनल इंटरेस्ट पूरा हुआ और कौन सा नेशनल इंटरेस्ट बाधित हुआ? सर, क्योंकि वाटर एक बहुत बड़ा रिसोर्स है, क्योंकि एग्रीकल्चर, ड्रिंकिंग वाटर, इन सब चीज़ों में उपयोग होता है, तो कहीं ना कहीं पब्लिक के समक्ष जो, जैसे इसको इकोनॉमिक पर्पज से भी देख सकते हैं और सोशल इंटरेस्ट के पर्पज से भी देख सकते हैं, तो इसका वॉयलेशन हुआ। अच्छा, भारत और यूनाइटेड स्टेट के संदर्भ में बोला जाता है कि ये दोनों देश इंडो पैसिफिक के अलावा और कहीं एक दूसरे के साथ काम नहीं कर सकते हैं, सिर्फ इंडो पैसिफिक के रीजन में ही इन दोनों का इंटरेस्ट अलाइन करता है। क्या आपको लगता है रिसेंट कुछ घटनाओं को देख के कि ये सेंटेंस जो है वो गलत है? सॉरी सर, मैं पूरी तरह से आपके सवाल को सुन नहीं पाई, पहले वाले पार्ट। मैंने बोला कि भारत और अमेरिका के संदर्भ में ये बोला जाता है कि इन दोनों देशों का इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ इंडो पैसिफिक रीजन में ही अलाइन करता है। ये लोग इसी क्षेत्र में एक साथ काम कर सकते हैं, इसके अलावा किसी दूसरे क्षेत्र में, मिडिल ईस्ट हो गया, यूरोप हो गया, कहीं साथ काम नहीं कर सकते हैं। तो क्या आपको लगता है रिसेंट में कुछ घटनाओं का उदाहरण देख के कि ये सेंटेंस गलत है? जैसे कि अभी हाल फिलहाल में G20 में यूरोपियन यूनियन को ऐड किया गया है, तो ये भारत के प्रयास से हुआ है। G20 में यूरोपियन यूनियन तो था मेरे ख्याल से ऑलरेडी। माफी चाहूंगी सर, अफ्रीकन यूनियन, माफी चाहूंगी सर। अच्छा, तो अफ्रीकन यूनियन को ऐड करने से कैसे लगा आपको कि भारत और अमेरिका एक दूसरे के साथ काम कर सकता है? क्योंकि सर ये इस प्लेटफॉर्म के दोनों ही हिस्से हैं और स्ट्रॉन्ग हिस्से हैं। चलिए, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट होने के नाते आपको हम थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं, आप पकड़ने का कोशिश कीजिए इसको। I2U2 का नाम सुनी है? यस सर। क्या है I2U2? एक ग्रुप फॉर्म किया गया है जिसमें इंडिया, इजराइल, UAE और USA इसमें। तो अब बोलिए इस सेंटेंस को आप
गलत करने के लिए आपको बोला जाए तो क्या बोलेंगी? जो सेंटेंस मैंने बोला था आपको। जी सर, इससे लगता है कि इंडो पैसिफिक के अलावा ये अलग क्षेत्र में भी काम कर सकते किस रीजन में काम हुआ ये I2U2 अगर आया तो? ये मिडिल साउथ वेस्ट एशिया। अभी एक और ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ है G20 समिट के साइडलाइंस में ही, कुछ बता पाएंगे आप उसके बारे में? ग्लोबल फ्यूल अलायंस। नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड। यस सर, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसमें यूएस है मेंबर? यस सर, फाउंडिंग मेंबर। इंडिया मेंबर है? यस सर। किस रीजन में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट होगा? सर चूंकि ये तीनों रीजन को जोड़कर बनाया गया है तो तीनों रीजन को ही फायदा होगा। फोकस कहाँ है इस पूरे प्रोजेक्ट का? अगर ओशन रीजन को देखें तो इस प्रोजेक्ट में कब होना क्या है, क्या करेगा? कनेक्टिविटी के लिए बनाया गया है। कैसे, मतलब पूरा शुरू कीजिए कि इंडिया से कहाँ से निकलेगा, क्या रूट है इसका? माफी चाहूंगी सर, रूट के बारे में पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ, इसलिए मैं ठीक है। मेरा लास्ट सवाल आपसे, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी का नाम सुनी है आप? BIT? सॉरी सर, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। थैंक यू। कैसा रहा? सर सेटिस्फाइड नहीं? अच्छा, कब है आपका इंटरव्यू? 13। अच्छा अनुपे, एक सच बताना, ठीक है ना? इफ आई एम रॉन्ग तो बताना, ठीक है ना? क्या ऐसा हो रहा था कि आप प्रेजेंट मोमेंट में नहीं थी? मतलब जो क्वेश्चन जब थोड़ा लग रहा है सर, हाँ, बैठे बैठे हेडेक सा हो गया है। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा था इसलिए क्योंकि योर माइंड के अंदर जो चैटरिंग है वो कंटिन्यूअस था, वो बंद नहीं हुआ था, क्योंकि यू गॉट डिस्ट्रैक्टेड मेनी टाइम्स। आप सुन भी नहीं पा रही थी। whatever is the reason, I don't know, but what I rate from your performance is कि माइंड के अंदर कुछ चल रहा था, some issues were there, जिस वजह से you got distracted। कुछ ना कुछ मैंने लिखा क्या है distraction, maybe light, I don't know, light आपने बोला है, but I felt from your performance कि आप distracted थी। तो I will not call it listening problem, I'll call it a distraction। प्रेजेंट मोमेंट में आप नहीं थी। तो अब इस चीज को आप वहां पर भी आपको देखना पड़ेगा कि हाउ, क्योंकि वहां तो परफॉर्मेंस मैटर्स ना, वो लोग तो ये सब देखेंगे नहीं, 100 मार्क्स लेके चले जाएंगे। एक तो ये वाला इशू मुझे लगा, और सेकेंडली मुझे लगा कि आर्टिकुलेशन में प्रॉब्लम है, मतलब ठीक तरीके से आप आर्टिकुलेट नहीं कर पा रही थी। हाँ, मतलब एक होता है एक ऑर्गेनाइज तरीके से थॉट को रखना, वो नहीं हो पा रहा था। अदरवाइज आई थिंक ठीक है परफॉर्मेंस। आपको थोड़ा बहुत पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो ठीक से पढ़ना पड़ेगा करंट अफेयर्स में, और इंटरनेशनल रिलेशंस तो इट्स सच अ सब्जेक्ट, आपको पता ही है कि ऑल द इश्यूज दैट आर टेकिंग प्लेस राइट नाउ अराउंड एंड इन इंडिया, यू हैव टू हैव अ कंप्लीट नॉलेज ऑन दैट। बायलैटरल रिलेशंस वो तो वास्ट है, इकोनॉमिक रिलेशंस, जो भी G20 समिट्स, तो आपके लिए सब्जेक्ट यही रहेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि आपका कंप्लीट पॉलिटिकल साइंस एंड IRE है, ठीक है ना? तो ओवरऑल परफॉर्मेंस इज नॉट बैड, यू कैन स्पीक, है ना, यू कैन प्रेजेंट योर आंसर, इट इज गुड, योर बॉडी लैंग्वेज इज गुड, कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि यू हैव टू इम्प्रूव अ लॉट। ओनली थिंग इज दैट कि जो करंट अफेयर्स पे जो आप कर सकती है अभी, वो आप कर लीजिए। और जो ऐसे सर का क्वेश्चन था कि नेशनल इंटरेस्ट क्या है ना, तो अब अगर बुकिश नॉलेज नहीं भी है, एग्जैक्टली आपको पता भी नहीं है, बट फिर भी यू हैव टू मैन्युफैक्चर एन आंसर। द आंसर यही है कि जो जिस पर्टिकुलर कंट्री का हम बात करें, उस वहाँ के जो लोग रह रहे हैं, उन लोगों का इंटरेस्ट इज अ नेशनल इंटरेस्ट। चाहे आप वाटर ट्रीटी ले लीजिए, तो वाई यू शुड साइन एंड यू शुड नॉट साइन इज डिपेंडेंट अपॉन द फैक्ट कि उस एरिया में जो लोग रह रहे हैं, उनका जो लाइवलीहुड है, एग्रीकल्चर है, उन लोगों का जो लाइफ है, दे आर उसी, वही तो नेशनल इंटरेस्ट है। जैसे कि अपने लोगों का जो इंटरेस्ट है वो फुलफिल हो, अदरवाइज नेशन क्या है, isn't it? Yes. तो इसी तरीके से आप आंसर दे सकती हैं।
ठीक है, तो कीप स्टडिंग, बेटर होगा। और सर ये जो आपने सवाल फर्स्ट ही पूछा था क्या चीज, कौन सा सवाल? कि एक वुमन लीडर और मेल प्राइम मिनिस्टर में वो इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, उसका आइडियल आंसर नहीं है, मतलब ये तो एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आपको आंसर डेवलप करना पड़ेगा। ऐसा कुछ तो है नहीं कहीं पे कि ऐसा है, पर आपने एक साइड तो आपने दिया ही है कि इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से हम देखें तो नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी दिया जाता है, वहाँ पे ये सब फैक्टर नहीं करता है। बट देन एज अ वुमेन आपका पर्सपेक्टिव डिफरेंट हो सकता है, किसी चीज़ को लेकर पर्सपेक्टिव में डिफरेंस आ सकता है, वो तो होता ही है, पर्सपेक्टिव में डिफरेंस आ सकता है। जो आप लॉजिक दे रही थी ना कि दे वुड बी सॉफ्टर, वो ऐसा है नहीं। अगर आप इंदिरा गांधी को आयरन लेडी बोला जाता था, है ना, शी वाज वेरी टफ एंड आई थिंक अमेरिकन प्रेसिडेंट सेड अगर हमारे यहाँ पे इंदिरा गांधी जैसे मैन होते, इंदिरा गांधी जैसे मैन नॉट वुमेन, तो वुड हैव बीन अ डिफरेंट कंट्री। तो वो है नहीं, इसलिए मैं क्वेश्चन डिलीवरेटली पूछा कि आपको ये नहीं बोलना है कि ऐसा होगा, है ना। अपने आंसर पे जो नेशनल हाँ वो है, आप ये इंदिरा गांधी का एग्जाम्पल आप दे सकते थे वहाँ पे, एग्जाम्पल देके हम जस्टिफाई कर सकते हैं। हाँ वो तो आपके पब्लिक प्लेटफॉर्म में है, एवरीबॉडी नोज। तो वो नहीं है कि दे विल बी सॉफ्टर दिस, जो आप बोल रहे थे, है ना, वो अब नेशनल इश्यूज पे कई बार हम लोगों को देखने को मिलता है। जैसे पार्लियामेंट में अगर ऐसा होता है तो दे विल बी सॉफ्ट, दे विल नोइंग देयर, जैसे चिल्ड्रन का इशू है तो एज ए मदर दे विल नो बेटर। वो एंगल इधर आ सकता है, उधर नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू।